dear students, welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself, Professor Tanmay Kumar Pandit, and I am from Physics Department. Today in this video lecture, we are going to study about the important classification of the transistor where the base terminal is grounded and the configuration is known as common base, that means CB configuration. So in this particular video lecture we are going to study about the basics, the concept of this CB configuration, the electronic circuit arrangement, as well as how the input and output voltage characteristics will be based upon this CB configuration will be also conferred in this particular video lecture. So what is the CB configuration? That should be the first question in our mind. So as its name suggests, in the common base, or you can say the grounded base. See, we all know that there are three terminals in any transistors: collector, base and emitter, where here in this particular configuration we are grounding the base terminal of the transistor. That means the base connection is common to both the input signal and the output signal, which means that the base connection has two separate traveling areas of the flow voltage. One is in the input signal, another one is in the output signal, but they will be correspondingly out of the phase with each other, because with the input signal being applied between the base and emitter terminals, हमें ये तो पता चल गया कि बेस कनेक्शन में से जो दो सप्लाईज होंगे, एक इनपुट सिग्नल में जाएगा, एक आउटपुट सिग्नल में जाएगा, लेकिन जो इनपुट सिग्नल है वो कहाँ पे होगा? इनपुट सिग्नल इज बीइंग अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड द एमीटर टर्मिनल, मतलब कि बेस और एमीटर के बीच में इनपुट सिग्नल अप्लाई होगा. The corresponding output signal is taken from the intermediates of the base and the collector terminals. हमें अभी ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इनपुट सिग्नल होगा वो बेस और एमीटर के बीच में होगा, और जो आउटपुट हम लेंगे वो कौन से टर्मिनल से लेंगे? वो बेस और कलेक्टर का जो इंटरमीडिएट होगा ना, वहाँ से हम लेंगे. विथ एक और कंडीशन हमें यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी, वो ये है विथ the base terminal grounded or connected to a fixed reference voltage point. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि जो आपका बेस टर्मिनल है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, या तो फिर उसको हमें किससे कनेक्ट करना है? फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट. हमें अगर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की जो नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसके लिए हमें लगता है कि ये रेफरेंस वोल्टेज सूटेबल है, तो जो हमारा बेस टर्मिनल है उसको ग्राउंड करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं एक फिक्स रेफरेंस वोल्टेज पॉइंट पे. इससे क्या होगा? इनपुट करंट फ्लोइंग इनटू द एमीटर इज क्वाइट लार्ज. ओके, जो एमीटर में करंट फ्लो होगा, अभी आप पूरा जो इनका कनेक्शन है वो आप विजुअलाइज कीजिए. जो हमारा बेस कनेक्शन था, जो इनपुट सिग्नल में भी जा रहा था और आउटपुट में भी जा रहा था, लेकिन जो इनपुट था वो एमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट था, इसीलिए इनपुट करंट फ्लोइंग किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एमीटर में. इज क्वाइट लार्ज एज इट इज द सम ऑफ बोथ द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट रिस्पेक्टिवली. जो एमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स आई कैपिटल ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, मतलब कि एमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट का समेशन है. उसके बाद द कलेक्टर करंट आउटपुट इज लेस. जो कलेक्टर में से जो आउटपुट मिलना चाहिए करंट के फॉर्म में वो बहुत ही कम मिल रहा है. देन द एमीटर करंट इनपुट. जो एमीटर करंट का इनपुट है उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ही लो है. किसका? कलेक्टर करंट का आउटपुट. रिजल्टिंग इन अ करंट गेन ऑफ 1 और लेस. इसकी वजह से क्या होगा? जो हम वोल्टेज गेन रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही हम करंट गेन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अगर आउटपुट करंट इनपुट करंट से कम है
तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा करंट गेन एक या उससे कम ही होगा। बिकॉज एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि आपका इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, लेकिन यहां पे तो हम क्या मेंशन कर रहे हैं, द कलेक्टर करंट आउटपुट इज लेस देन द एमिटर करंट इनपुट। जो कलेक्टर में से आउटपुट करंट मिल रहा है, ठीक है, वो एमिटर के इनपुट करंट से तो कम है। इसी वजह से हमारा न्यूमरेटर कम हो गया और डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। तो न्यूमरेटर अगर लेस है और डिनोमिनेटर अगर हायर है तो उसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी। दैट मीन्स आउटपुट सिग्नल की कैपेसिटी इनपुट सिग्नल से कम हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स द सीबी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अटेन्यूएट्स द इनपुट सिग्नल। कोई भी ट्रांजिस्टर होगा उसके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, या तो उसको डिक्रीज करेगा। और यहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है, जो हमारा कलेक्टर करंट आउटपुट है वो एमिटर करंट इनपुट से कम है। इसका मतलब ये है कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन हमारे इनपुट सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड वो घटा रहा है, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीज्ड, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सीबी कॉन्फ़िगरेशन अटेन्यूएट्स द इनपुट सिग्नल। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी यही सिचुएशन को हम उसके सर्किट डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पे आप उसका सीबी कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम देख पा रहे हो। यहां पे आपको एक इनपुट वोल्टेज सोर्स दिया गया है, जिसका जो उसके जो पोल्स के थ्रू वोल्टेज मिल रहा है वो है वी इन। और इसके थ्रू आप ये भी एनालिसिस कीजिए। देखिए अभी ये जो सिंबल्स है ना, वो सारे आपको समझ में आने चाहिए। यहां पे ये जो सिंबल है वो आपको दिखा रहा है द करंट इज ऑल्टरनेटिंग। सी, दो प्रकार के करंट होते हैं, एक एसी दूसरा डीसी। अगर एसी करंट है तो वो टाइम के साथ वेरी होगा, और यहां पे हम देख भी रहे हैं कि टाइम के साथ करंट ऑल्टरनेट हो रहा है। इसी वजह से हम उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। साथ ही साथ अगर ये टाइम के साथ वेरी नहीं होता, ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती, हाँ, करंट वर्सेस टाइम के डायग्राम में, तो हम क्या बोलते हैं, वो तो डायरेक्ट करंट हो गया, दैट मीन्स द डीसी करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, और यहां पे इसके थ्रू जो हम इनपुट में ले रहे हैं इनपुट वोल्टेज वी इन, वो होगा हमारा ऑब्वियसली एसी वोल्टेज। यहां से जो इनपुट जा रहा है वो, यहां पे जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है बेस टर्मिनल है जो कि ग्राउंडेड है, और यहां पे कलेक्टर है और यहां पे एमीटर है। इनपुट रेजिस्टेंस भी लगाया हुआ है जिसको हमने आर इन, जिसको हम इनपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो हमारे एमीटर के थ्रू आएगा। और एमीटर में जो करंट आ रहा है वो है हमारा इनपुट करंट, और उसको हमने आई ई के थ्रू डिनोट किया है, दैट मीन्स द एमीटर करंट। यहाँ पे वोल्टेज जो सोर्स जो है, वोल्टेज सोर्स VBE, उसका भी क्लासिफिकेशन दिया है, कहाँ पे पॉजिटिव पोल है कहाँ पे नेगेटिव पोल है, डन। और करंट की डायरेक्शंस भी आपको उसके रिगार्डिंग मेंशन की गई है। बेस टर्मिनल में से जो भी फ्लो निकल रहा है करंट का फ्लो, उसको हमने IB के थ्रू डिनोट किया है, दैट मीन्स द बेस करंट इज IB। अगर मैं यहाँ पे आपको सीबी कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा बेस टर्मिनल ग्राउंडेड है। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके और भी कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, कौन कौन से दो टर्मिनल बाकी है, CC एंड CE, मतलब कॉमन कलेक्टर कॉमन एमीटर। तो आगे जाके वो भी हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये बेसिक हमें समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए करंट रिसीव हो रहा है बेस टर्मिनल पे, कहाँ से आ रहा है, इनपुट एमीटर पे। तो एमीटर से अगर मैं इनपुट को कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ, ये जानने के लिए आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये एरो है ना, ये डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को बाइफरगेट करने के लिए। हाँ, तो ये मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पे एमीटर करंट इनपुट हो गया, वेल नाउ इट्स कलेक्टेड एट द बेस टर्मिनल। अभी इनपुट हुआ है तो आउटपुट भी मिलेगा। तो आउटपुट कहाँ से मिल रहा है, IC, दैट मीन्स एट द कलेक्टर जंक्शन। तो कलेक्टर जंक्शन पे मुझे
आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट करंट इज IC। और यहाँ पे आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे लोड भी फिक्स किया है, लोड रेजिस्टेंस RL, और एक एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स भी दिया है जो बेस और कलेक्टर के बीच एज अ पावर सप्लाई वो वर्क करेगा, और उसको हमने डिनोट किया है VBC, दैट मीन्स बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो VBEB डिनोट किया है, दैट मीन्स बेस टू एमीटर वोल्टेज। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो यहाँ से आप मेजर कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट साइड पे एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस, राइट साइड पे भी एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। बेस, कलेक्टर, एमीटर की पोजीशंस भी मैंने आपको समझाई। जो डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, इधर से आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन इनपुट की है, यहां से ये आउटपुट हो रहा है। एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो कलेक्टर करंट है वो क्या है, आपके बेस और एमीटर का एडिशन है। ठीक है, नाउ इसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं, और यहाँ की जो इनपुट वोल्टेज कैसे अटेन्यूएट हो रही है सर्किट से हमें ये समझ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें उसके कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे तो जो लोड रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसीलिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज भी ज़्यादातर अफेक्ट हुआ होगा, और यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज अफेक्ट हुआ है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि हमारा आउटपुट सिग्नल कितना अटेन्यूएट हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने इनपुट सिग्नल फिक्स कर दिया कि मैं 5 वोल्ट का इनपुट सिग्नल उसमें दे रहा हूँ, उसके अंदर वो सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अटेन्यूएशन इतना ही होगा। वो सर्किट में ये जो Rin और RL की वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करेंगे, बिकॉज हमें वोल्टेज गेन देखना है ना। तो वोल्टेज गेन हम कैसे देखेंगे, V0/Vi, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा। सो CB type of amplifier configuration is a non-inverting voltage amplifier circuit। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सिग्नल जिस फेज में वो ट्रैवल कर रहा है उसको वो इन्वर्ट नहीं करेगा, है ना। जिस फेज में है उसी फेज में आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब कि जीरो फेज शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। और वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट, यहां पे ये बोल रहे हैं कि वोल्टेज एम्पलीफाई हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें अटेन्यूएशन तो मौजूद ही है। इसका मतलब क्या है, इन दैट द सिग्नल वोल्टेजेस Vin एंड Vout आर इन फेज। इन फेज का मीनिंग क्या हुआ है, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट भी नहीं आया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी नहीं आया है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज नॉट वेरी कॉमन ड्यू टू इट्स अनयूजुअली हाई वोल्टेज गेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर जो अटेन्यूएशन हमको मिल रहा था, इसके मुताबिक हम क्या कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हाई वोल्टेज गेन। यहाँ पे वोल्टेज गेन बहुत ही ज़्यादा है ना। और ये जो हाई वोल्टेज मिल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स इट्स हाई वोल्टेज गेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट दैट ऑफ अ फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, जो उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम फॉरवर्ड बायस डायोड बोलेंगे। फॉरवर्ड बायस मीन्स व्हाट, वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज, द नेगेटिव टू द नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव टू द पॉजिटिव पोल। मतलब हम जानते हैं कि PNP या NPN ट्रांजिस्टर दोनों में से कोई एक ट्रांजिस्टर के साथ हमें वर्क करना है। ये जो वर्क है उसके लिए हमें एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज, बैटरी के दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो नेगेटिव पोल को कंपलसरी मुझे N टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अटैच करना है, और जो पॉजिटिव पोल होगा उसको मुझे P टाइप सेमीकंडक्टर के साथ अटैच करना है। इसको ही हम फॉरवर्ड बायस डायोड बोलेंगे। जो PN जंक्शन डायोड आपका डिफाइन हो गया है ना, PN जंक्शन डायोड, लेकिन वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कब होगा, सेमीकंडक्टर के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, है ना। While the input characteristic represent an illuminated photodiode,
वो एक फोटोन का जो उसको इनपुट मिलेगा उसके हिसाब से वो वर्क करेगा, है ना। जैसे कि हमने सोलर सेल्स भी देखे थे, ऐसे कुछ फोटोन एनर्जी का उसमें से कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है। जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जब कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड की ओर ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ एनर्जी लॉस करेगा। वो एनर्जी लॉस सेमीकंडक्टर के अंदर ही होगी, जिससे उसके अंदर फोटोन जितनी एनर्जी गेन होगी। तो वो जो एनर्जी है उसी की वजह से हम जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है उसको इल्यूमिनेटेड फोटोडायोड बोलते हैं। ऑल्सो this type of bipolar transistor configuration has a high ratio of output to input resistance। मतलब कि आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। मतलब कि RL जो लोड रेजिस्टेंस है हमारा उसकी वैल्यू आर इन जो इनपुट रेजिस्टेंस है उससे कहीं ज्यादा होगी, है ना। हाई रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट रेजिस्टेंस और मोर इंपॉर्टेंटली लोड रेजिस्टेंस टू इनपुट रेजिस्टेंस विच गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव गेन। यहां पे हमें करंट गेन ही काफी लो मिल रहा है। उसका एक रीजन ये है, आप समझिए पूरे कंसेप्ट को, कि वोल्टेज गेन तो बहुत ज्यादा है, तो फिर क्यों करंट का गेन हमें कम मिल रहा है। हमने यहां पे मेंशन किया ना कि जो सीबी कॉन्फ़िगरेशन है उसके पास तो हाई वोल्टेज गेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट करंट कम है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है। क्या रीजन है वो? क्योंकि हाई रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस गेन हुआ ना, आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या है? आर एल, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? आर इन। तो इन दोनों का जब हम रेशियो लेंगे तो उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इन टू आर। हमें किसके बारे में जानना है? करंट के बारे में। तो करंट को ऑब्जेक्ट बना दो, I इज इक्वल टू V अपन आर। अभी आप समझिए, वोल्टेज की वैल्यू काफी ज्यादा है, ओके, जो उसका गेन है वो भी सफिशिएंटली बहुत अच्छा है, लेकिन रेजिस्टिव गेन इज मच मच हायर देन द वोल्टेज गेन। और इसी वजह से क्या होता है आप समझिए, वोल्टेज गेन काफी ज्यादा होगा लेकिन रेजिस्टिव गेन भी ज्यादा है। और रेजिस्टिव गेन एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसी वजह से आपको, जो मैंने पहले आपको समझाया था, जो करंट गेन की वैल्यू है वो आपको एक या एक से कम मिलेगी। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमने कॉमन बेस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा, जिसको हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन भी बोलेंगे। तो और ये ट्रांजिस्टर में कैसे वर्क करता है उसके बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी ऐसे ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके आप हमारे कॉलेज में होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ अपडेट रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग दिस वीडियो लेक्चर।